टू C1 e raised to the power mx प्लस e raised to the power mx। ठीक है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव करी है ये कैसे आई है अभी तक की। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, ये हमारे पास सरफेस थी, दिस इज द सरफेस दैट वी हैव। ठीक है, मान लो इंजन का कुछ होगा, ये वाले जो यहाँ पे सरफेस है। ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, इससे पता चल जाए ये जो सरफेस है, ये इंजन का कोई सरफेस होगा या कुछ भी होगा, उसके ऊपर तुमने ये फिन अटैच करिए, दिस इज द सिलेंड्रिकल फिन। ओके, एंड इफ यू सी दिस इज अ डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x वी हैव एज्यूम्ड द वन एलिमेंट। ठीक है, दिस इज आवर एलिमेंट। ठीक है, हैविंग अ थिकनेस dx, दिस एलिमेंट हैव थिकनेस dx एलिमेंट, dx थिकनेस का एक एलिमेंट हमने मान लिया, और यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने जो टेम्परेचर माना है वो माना है T। ठीक है, तो T हमने टेम्परेचर मान लिया, एंड दिस इज द टिप ऑफ आवर फिन। आउटसाइड जो हमने माना है वो T इंफिनिटी मान लिया कि आउटसाइड जो हमारे पास एयर है उसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है। ठीक है, और H उसका जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो है। ठीक है, और जो टोटल लेंथ है फिन की वो L हमने मानी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है तो L तुम ले लो, इसको टोटल लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था कि ये जो स्मॉल एलिमेंट था, वी हैव टेकन दिस स्मॉल एलिमेंट आउटसाइड, दिस इज द जूम व्यू ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि ये हमारा एलिमेंट था, तो कुछ इस तरीके का हमारा एलिमेंट था जिसमें यहाँ से QX एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से QX प्लस DX लीव कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कंडक्शन वाले कंपोनेंट है, मतलब ये कंडक्शन के थ्रू एंटर कर रहा है और ये कंडक्शन के थ्रू लीव कर रहा है। कुछ जो है इसका पार्ट वो हमारा कन्वेक्शन के थ्रू DQ कन्वेक्टिव जो है। ठीक है, कुछ कन्वेक्शन के थ्रू इसमें से लीव कर रहा है। ठीक है, तो बस वही लगा दिया, इक्वेशन कुछ नहीं है। ठीक है, QX एंटर हुआ, QX प्लस DX लीव कर रहा है, DQ भी लीव कर रहा है, तो QX प्लस DX जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, QX प्लस DX और DQ कन्वेक्टिव में। ठीक है, so QX plus DX will be equal to QX will be equal to QX plus DX plus DQ convective। ओके, कुछ नहीं है, एनर्जी बैलेंस लगाई है, एनर्जी दैट इज एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी दैट इज लीविंग। ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे तो QX इज इक्वल टू लिख सकते हैं, QX इज इक्वल टू दिस QX plus DX can be written as QX plus del Q by del X into DX। ठीक है, इसको लिख दिया, जो QX plus DX है इसको QX plus del Q by del X into DX लिख दिया। ठीक है, और DQ कन्वेक्टिव की वैल्यू डाल दी। DQ कन्वेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, कन्वेक्शन जो है वो इस सरफेस से हो रहा है। ठीक है, ये वाली जो सरफेस दिख रही है इससे हो रहा है। ठीक है, जो येलो कलर में यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाली जो सरफेसेज है, ये वाली सरफेस जो है इससे हो रहा है जो Q कन्वेक्टिव है। ठीक है, तो Q कन्वेक्टिव में ये वाला एरिया लेंगे, इसका एरिया है दिया हुआ DAS। ठीक है, DAS इसका एरिया लिया हुआ, तो H इंटू DAS T माइनस T इंफिनिटी। T इसका सरफेस का जो टेम्परेचर है, इसके सरफेस का टेम्परेचर T माना हुआ है, और आउटसाइड का तुम्हें पता ही है T इंफिनिटी है, तो ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ठीक है, आगे इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व किया हुआ है, QX और QX तो कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया DQ, ये हमारा DQX बाय DX आ गया। ठीक है, और ये हमारा HDS जो भी था, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमने QX की वैल्यू डाल दी है। QX क्या है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर है, जो कि तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट दैट कंपोनेंट QX। ठीक है, तो QX की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस के AC इंटू DT बाई DX। अब AC क्यों लिया है यहाँ पे, AC कौन सा है, AC इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा AC है, मतलब ये वाला जो एरिया है, जो मैं यहाँ पे तुम्हें किसी और कलर से हैच करके बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, दिस इज AC। ठीक है, ये हमारा AC है, तो AC हमने ले लिया यहाँ पे, AC वो वाला एरिया ले लिया और DT बाई DX ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा AC हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बस डाल दी यहाँ पे। ठीक है, K माइनस के AC इंटू DT बाई DX, यहाँ पे देख सकते हो DT बाई DX इंटू H DAS T माइनस T इन्वर्टिव। ठीक है, फिर क्या किया कि भाई K और इंटू DX से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो K इंटू DX से इस टर्म में डिवाइड करेंगे K इंटू DX से, तो यहाँ से K गायब हो जाएगा और DX गायब हो जाएगा, तो K और DX गायब हो गया, लेकिन दूसरी वाले टर्म में K DX आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे K DX आ गया इस नीचे, और T माइनस T K DX से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखोगे क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस साइन को हटा दिया है। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इधर तो 0 है, तो इसलिए माइनस हट ही जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो DAC, तो यहाँ पे D बाई DX ऑफ AC इंटू DT बाई DX माइनस H बाई K DAS अपॉन DX T माइनस T इन्फिनिटी आ गया। ठीक है,
अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। जो स्मॉल कंपोनेंट है उसके लिए हम डेल को डी से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द स्मॉल कंपोनेंट। सो जो हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हमारे पास डेल था, इसको हमने यहाँ पे कर दिया डी, ठीक है, देख सकते हो। तो डी कर दिया इसको, अब तो ये डी बाई डी एक्स ए सी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो गया, और इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया, एच के डी ए एस इंटू डी एक्स टी माइनस टी इनफिनिटी, कुछ नहीं है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेरीमीटर डाला हुआ है। तो मैंने जैसा बताया था तुम लोगों को कि एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस जो होगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस इसका ये हो गया, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस हो गया। अगर ये एरिया हमें निकालना है तो ये एरिया कितना होगा, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स, जो इसकी थिकनेस है, ठीक है। मतलब जो सरकमफेरेंस है मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस इसकी कितनी है, डीएक्स। तो इसलिए डीएएस जो है हमारा, जो जिससे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो वाला एरिया हो जाएगा पी इंटू डीएक्स। तो हमें यहाँ पे चाहिए इस इक्वेशन में डीएएस डिवाइडेड बाय डीएक्स है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में यह डीएएस डिवाइडेड बाय डीएक्स चाहिए, क्योंकि यही इक्वेशन में अपियर हो रहा है। तो इसकी वैल्यू पी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी आई थी, देख सकते हो, इस इक्वेशन में ये जो डीएएस डिवाइडेड बाय डीएक्स है, इसको हमने यहाँ पे पी डाल दिया, ये हमने यहाँ पे इसको पी डाल दिया, ठीक है। तो इसको हमने पी डाल दिया, ठीक है। ये देख सकते हो ए सी इंटू डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी, इसको हमने पी डाल दिया। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दिख रही है, इसको हमने डाल दिया पी, ठीक है, इसको पी डाल दिया। तो एच पी बाई के आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हमने सॉल्व किया हुआ है, वो मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एसी से और डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो एसी से जो डिवाइड करोगे तो ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये वाली इक्वेशन जो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ गया, एसी से डिवाइड किया है तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी बाई के एसी आ गया, ठीक है। टी माइनस टी इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम टी माइनस टी इनफिनिटी टू बी एज थीटा। थीटा हमने मान लिया टी माइनस टी इनफिनिटी, where T is a temperature at distance at any distance x from the base of the fin, ठीक है, या from the surface, ठीक है। मतलब जो x डिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये x डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये देख सकते हो x डिस्टेंस को, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारे पास, ये देख सकते हो, ये हमारे पास x है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस x है, ठीक है। और ये हमारा जो सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर टी नॉट माना हुआ है, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस है, और यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो हमने ये t माना हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब आगे सॉल्व कर देंगे भाई। ये मान लिया हमने थीटा इजिकल टू टी माइनस टी इनफिनिटी डी थीटा अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू आई है, इसको पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, देख सकते हो नीचे लिखी हुई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया ये डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे निकाला था, इस इक्वेशन में निकाला था। अगर इसको ए बोले तो ए इक्वेशन में निकाला था हम, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एच पी बाई के सी तो वही रहने दिया, फिर टी माइनस टी इनफिनिटी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टेकन दिस m as hp by kac रूट अंडर hp by kc as m, ठीक है। तो रूट अंडर hp by kc को m लिख दिया, तो ये m स्क्वायर हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन हमारी आ गई, ये आ गई इस फॉर्म में, डी स्क्वायर थीटा माइनस m स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इफ यू विल सी द मैथमेटिक्स, देन फ्रॉम द मैथमेटिक्स यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैथमेटिक्स थर्ड में था कि सेकंड में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये था किसी फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से किसी एक में था, ठीक है, किसी एक मैथमेटिक्स वाले में था। तो इसका सॉल्यूशन तुम सबको पता होना चाहिए कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 will be given as theta is equal to c1 e raised to the power mx minus plus c2 e raised to the power minus mx, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अभी तक जितना बताया है, यहां तक किसी को भी किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ सकता है। मैं इसको तुम्हें स्क्रीन दिखा रहा हूं, ठीक है। जहां पे भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना कि सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा तुम्हें भी जूम करना पड़ेगा कि एक उसमें आएगा नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ऊपर का पार्ट दिखा देता हूँ। अगर कहीं भी कोई भी स्टेप में अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये वाला स्टेप समझ नहीं आया सर, तो पूछ सकते हो। ओके, तो यहां तक हो गया। नीचे का स्टेप देख लो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई थीटा वाले में तो थीटा वाला देखो, थीटा को हमने माना हुआ। ठीक है, फिर फाइनल इक्वेशन हमारी ये आई और सॉल्यूशन हमारा ये निकल के आ गया, थीटा इजकल टू c1 e रेज़ टू द पावर mx प्लस c2 e रेज़ टू द माइनस mx। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन इक्वेशन फॉर जनरल हीट कंडक्शन of the fin. ठीक है, so we are derived now the general heat conduction equation for the fin, but still we do not have this value c1 and c2. Okay, so the value of c1 and c2 will depend upon the condition that you are going to apply. ठीक है, तो जो कंडीशन तुम अप्लाई करना चाहोगे उसके हिसाब से, जिस हिसाब से तुम अपने फिन को कंसीडर करोगे उस हिसाब से ये जो c1 है और ये जो c2 है इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो c1 और c2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मेन टास्क हमारा ये शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो ये जो डेरिवेशन है वो थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, ये मानता हूं मैं, बट इसको थोड़ा तुम्हें समझने में उतना कुछ वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखोगे तो बस तुम्हें ये इक्वेशन यहाँ तक अगर तुम आ गए हो तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आसानी है सारा का सारा। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द फिन। ओके, दिस इज फॉर द फिन। ओके, सो नाउ कुछ यहाँ पे हम क्वांटिटी यूज करने वाले हैं जो मैं तुम लोग को यहाँ पे लिख के पहले ही बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, हम लोग यूज करने वाले हैं साइन एच एम एक्स की वैल्यू को यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर एम एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और समटाइम्स वी ऑल्सो यूज दिस साइन एच जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होगी 0 एज यू नो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसका d बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी लिखूं साइन एच एम एक्स, तो वी विल गेट दिस क्वांटिटी एज e रेज टू द पावर, सॉरी, वी विल गेट दिस क्वांटिटी एज cos m cos h mx, we will get this as m cos h mx। ठीक है, सिमिलरली cos h mx को भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, e रेज़ टू द पावर mx प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस mx डिवाइडेड बाय 2 होती है। ठीक है, और अगर तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछता है cos h mx का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आता है m sin h mx। ठीक है, और अगर इसका तुम्हें वैल्यू पूछता है cos h जीरो की, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, सो ये हम लोग यूज करेंगे अभी आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम। अब हमारा जो टास्क है वो है C1 एंड C2 कैलकुलेट करना। ठीक है, तो C1 और C2 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसा बताया तुम्हें कि कई सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब केसेस की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जो है इसमें 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो चारों केसेस को हम लोग एक एक करके लेंगे। तो मैं सबसे पहले पहला केस लेना चाहूंगा। ठीक है, जहां की पहले केस में जो है ये हम मान के चलेंगे, तो फिन इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड द टेम्परेचर ऑफ फिन टिप अप्रोचेस टू द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, पहला जो हम केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, द केस फर्स्ट वी आर टेकिंग एज केस फर्स्ट। ओके, वी आर टेकिंग केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हम ये मान के चल रहे हैं कि fin is very
वेरी लॉन्ग, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं फिन इज वेरी वेरी लॉन्ग। सो वेरी वेरी लॉन्ग लिखने का मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो फिन है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ी फिन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है अगर कोई भी बहुत ही बड़ी फिन हो, तो अगर बड़ी फिन होगी तो क्या होगा भाई, देखो वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आना चाहिए, ये जो टिप है, ठीक है, इस टिप पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कुछ डेफिनेट टेम्परेचर होना चाहिए अगर एक नॉर्मल लेंथ की फिन है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत लंबी फिन होगी तो इसका जो टेम्परेचर है, टिप का टेम्परेचर, ये जो एक्सटर्नल हमारा टेम्परेचर है उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि बहुत ही लंबी फिन है। तो जब बहुत ही लंबी फिन होगी तो उस केस में दिस टिप टेम्परेचर अप्रोचेस टू टी इंफिनिटी। तो जो टिप का टेम्परेचर है उस केस में क्या हो जाएगा, टी इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। वी विल टेक द टिप टेम्परेचर टू बी एज टी इंफिनिटी, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द लेंथ L to be as infinitive, we are taking this length of the fin as infinitive, ठीक है। सो L को अगर infinitive लेते हैं तो बाउंड्री कंडीशन अब हमें अप्लाई करनी है टू कैलकुलेट दिस C1 एंड C2, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, बाउंड्री कंडीशंस are, so boundary conditions are, if we are taking the first case in which we are assuming our fin is very very long, that means our fin is of infinite length, in that case what will be the heat transfer through the infinite long fin, infinite long fins के through heat transfer की इक्वेशन क्या होगी वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन सबसे पहली ये है कि देखो टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन, बेस ऑफ फिन का मतलब क्या, जहां सरफेस से अटैच किया है उसको, जिस सरफेस से, वो उसका बेस कहलाता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी, टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो T की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, T की वैल्यू होगी T0 के बराबर, कब, कब एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहां पे डायग्राम पे आ जाए, ये देखो, ठीक है, एट x इज इक्वल टू, ये x यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 कहां पे है, इस सरफेस पे, ये क्या चीज है हमारी, ये है सरफेस, ठीक है, जहां पे फिन को अटैच कर रहा है। तो एट द सरफेस एट x इज इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर है वो कितना है, T0, ठीक है। तो वही कंडीशन लगाइए, पहली बाउंड्री कंडीशन, कि एट द सरफेस द टेम्परेचर इज T0, ठीक है, एट द सरफेस द टेम्परेचर इज T0, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर T0 है एट द सरफेस, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अगर थीटा नॉट लिखना चाहे या इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टेम्परेचर लिखना चाहे तो दोनों साइड टी इंफिनिटिव से माइनस कर दो, दोनों साइड में, यहाँ पे भी टी माइनस टी इंफिनिटिव कर दिया और यहाँ पे कर दिया टी नॉट माइनस टी इंफिनिटिव, ठीक है। और ये वैल्यू अभी अभी ऊपर हमने मानी थी क्या, थीटा मानी थी, इसको क्या माना था हमने, थीटा माना था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू क्या, थीटा नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा किसके बराबर होगा, थीटा नॉट के बराबर होगा, कहां पे, एट x इजिकल टू 0। सो एट x इजिकल टू 0 थीटा विल बी इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि हमने लगा दिया बेस पे, फिन के बेस पे या फिर जहां से सरफेस जस्ट स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगाएंगे अब, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, कोई भी बाउंड्री कंडीशन थी ये हमारी एक, ठीक है। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। अगर हमने ये माना है, अपने फिन को हमने क्या माना है, इनफाइनाइट लॉन्ग माना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन अगर होगा तो जो उसके टिप का टेम्परेचर है वो बिल्कुल अप्रोच करेगा जो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने फिन को क्या मान लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग मान लिया। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन अगर मानते हैं तो क्या होगा कि उस केस में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट एंड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स
इक्वल टू डेप्थ ऑफ सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, मतलब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन हम मानते हैं, उस केस में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाएगा उसके टिप का टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर तुम बहुत लंबा फिल कर देते हो, अगर बहुत लंबा फिल कर देते हो, बहुत लंबा, तो इस जो टिप का टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई कि अगर बहुत लंबा फिल करेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल उसी के बराबर आ जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी के बराबर, क्योंकि बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में क्या होगा कि जो t की वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल टू t इन्फिनिटी। ठीक है, कहां पे हो रहा है t की वैल्यू, t इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर x को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो जो t है हमारा वो अप्रोच कर जाएगा कहां पे, t इन्फिनिटी। ठीक है, तो t इन्फिनिटी पे लग जाएगा। सो एज यू नो, सो फ्रॉम थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, t माइनस टी इन्फिनिटी हमने माना था थीटा को। ठीक है, तो अगर थीटा हमें निकालना हो कहां पे, एट x इजिकल टू इन्फिनिटी पे, तो x इजिकल टू इन्फिनिटी पे थीटा निकालेंगे तो एट t की वैल्यू क्या हो जा रही है, एट x इजिकल टू इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी हो जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, t इन्फिनिटी माइनस t इन्फिनिटी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या समझे कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहां पे, एट x इजिकल टू इन्फिनिटी। तो ये दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई कर लिए, एक हमने बेस पे ले ली बाउंड्री कंडीशन, एक हमने x इजिकल टू इन्फिनिटी पे ले ली। ये हम ले रहे हैं किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, उस इक्वेशन में इस बाउंड्री कंडीशन को डाल दो। इस इक्वेशन को मैंने क्या नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था। ये 2 नंबर की जो इक्वेशन है इसमें ये बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर की इक्वेशन है इसमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके बताता हूं मैं तुम्हें, देखो कैसे अप्लाई करेंगे इस बाउंड्री कंडीशन को। ठीक है, सो यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड बाउंड्री कंडीशन, बोथ बाउंड्री कंडीशंस, जो 2 बाउंड्री कंडीशंस ली है इनका और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं जो अपनी फाइनल सॉल्यूशन आया है। फाइनल सॉल्यूशन हमारा आया था थीटा इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर mx प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस mx। यू हैव गॉट दिस। ठीक है, नाउ वी विल यूज द बाउंड्री कंडीशन। ओके, सो बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है, पहली अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो पहली बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि x इजिकल टू 0 पे थीटा की वैल्यू थीटा नॉट है। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन में लगाता हूं। ठीक है, एट x इजिकल टू 0। ठीक है, ये फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, एट x इजिकल टू 0 क्या आया था कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा नॉट के बराबर है। तो डाल दो भाई इसमें 0 डाल दो x की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू किसमें क्या डाल दो, थीटा नॉट डाल दो। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे तुम्हें पता रहे, तो 2 में डाल दो ये वैल्यू। तो 2 में अगर डालते हैं ये वैल्यू तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा नॉट आ जाएगी। ठीक है, c1 e रेज टू द पावर m इंटू 0 प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस m इंटू 0। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो e रेज टू पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग दिस एज c1 प्लस c2 एज थीटा नॉट। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि देखो c1 और c2 हमें चाहिए, तो हमारे पास अभी एक ही इक्वेशन आई है, दूसरी इक्वेशन भी हमें चाहिए होंगी, क्योंकि एक ही इक्वेशन, क्योंकि हमें 2 कांस्टेंट निकालने हैं, c1 एंड c2 निकालने हैं। सो वी विल रिक्वायर 2 इक्वेशन। नाउ वी हैव द 1 इक्वेशन c1 plus c2 is equal to theta naught. So we will require one more equation in terms of c1 c2 to solve to find out the value of c1 and c2. ठीक है, तो जो दूसरी हमारी इक्वेशन है c1 और c2 की, जिससे हम सॉल्व करके c1 c2 निकाल पाएंगे, वो आएगी तुम्हारी जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई है। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देख सकते हो, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या मानी थी कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है तो उसके जो टिप का टेम्परेचर होगा, मतलब लास्ट पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। और उस केस में ये हमारा आया था, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो हमारा आया था
कि एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी। ठीक है, तो अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल यूजिंग इक्वेशन सेकेंड तो हमेशा यूज होगा क्योंकि इसे से तो निकाल ही रहे हैं। ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन 2 जो बताया, तो बाउंड्री कंडीशन 2 जो बताया कि t इजिकल टू टी इन्फिनिटिव एट x इजिकल टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो उस इक्वेशन से क्या क्या आया था हमारा, उस इक्वेशन से क्या आया था, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मैंने अभी बताया तुम्हें। ठीक है, कि थीटा की वैल्यू 0 आई थी एट x इजिकल टू इन्फिनिटिव, तो यही यूज करेंगे। ठीक है, इससे हमारा आया था, इससे हमारा क्या आया था कि एट x इजिकल टू इन्फिनिटिव वी हैव गॉट थीटा एज 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज करो। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 2 ये था, थीटा इजिकल टू c1 e रेज़ टू द पावर mx प्लस c2 e रेज़ टू द पावर माइनस mx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये बाउंड्री कंडीशन लगाने पे ये वाली वैल्यू आई थी, तो ये 0 होगा। कब 0 होगा, जब c1 e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव थीटा x को इन्फिनिटिव ले ले तो ये 0 आएगा, c2 e रेज़ टू द पावर माइनस m इसको इन्फिनिटिव ले लो। अब ये जो वैल्यू देख रहे हो तुम यहाँ पे c2 e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव, ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, देखो ये जो c2 तुम्हारा e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो c2 e रेज़ टू द पावर, यहीं पे बता देता हूँ, नीचे बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी बता देता हूँ। ये वैल्यू 0 है इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव, तो ठीक है, प्लस c2 इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव, और e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव प्लस c2 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव है, सो दिस विल बी आल्सो इन्फिनिटिव, दिस क्वांटिटी इज इन्फिनिटिव। ठीक है, क्योंकि e की कुछ वैल्यू होती है, तुम्हें पता है, उसकी रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव भी आएगा। सो दिस इज 1 अपॉन इन्फिनिटिव, सो दिस क्वांटिटी will become 0. Okay, so this will become 0 c1 m e raised to the power m infinitive plus this will become 0. ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो वैल्यू बच रही है वो ये बच रही है, ये वाली, कि c1 e raised to the power m infinitive की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो e की कुछ ना कुछ हमेशा वैल्यू होती है और m की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और इन्फिनिटिव तो तुम्हारा इन्फिनिटिव है ही, तो मतलब c1 e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव की वैल्यू अगर 0 है तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 हो नहीं सकती। ये क्या नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0 होगा ये हमेशा। तो इसका मतलब क्या 0 होगा, c1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि e रेज़ टू द पावर m इन्फिनिटिव कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो c1 की वैल्यू तुम्हें यहां से मिल गई, c1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, c1 निकल गया। अब c2 चाहिए भाई, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास आ चुकी है, जब c1 आ गया तो हमारा c2 भी निकाल ही लेंगे। c1 प्लस c2 की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा नॉट के बराबर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो भाई, लेंथी डेरिवेशन है, थोड़ा सा देखोगे खुद से करके तभी समझ आएगा। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट नहीं कर सकता हूं मैं इसको इससे ज्यादा, तो शॉर्ट है ही नहीं इससे ज्यादा। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये देखो, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे c2 निकालने के लिए। c1 हमारे पास आ गया, ठीक है, c1 हमारे पास आ गया 0। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, c1 हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो c2 कहां से निकलेगा, 4c2 वी विल यूज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है कि c1 प्लस c2 की वैल्यू किसके बराबर थी, थीटा नॉट के बराबर थी। ठीक है, c1 तुम्हारा 0 हो चुका है। ठीक है, तो c1 अगर तुम्हारा ये 0 हो चुका है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस c2 इजिकल टू थीटा नॉट, इसका मतलब क्या आ गया, c2 हमारा आ गया थीटा नॉट। तो c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा नॉट। ठीक है, c2 की वैल्यू आ गई थीटा नॉट, तो c1 c2 दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, उसमें ये c1 c2 डाल दो। मेन इक्वेशन कौन सी है हमारी, जो 2 नंबर है, मैंने बोला था 2 तुम्हारी मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 नंबर ये वाली इक्वेशन है, c1 e रेज़ टू द पावर mx प्लस c2 e रेज़ टू द पावर
माइनस mx। इसमें अगर हम डाल देते हैं तो इनफाइनाइट फिन के लिए जो हमें फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इधर इधर लिखने की कोशिश करता हूं जिससे तुम्हें ये साइड वाला थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, C1 हमारा आ गया 0, ठीक है, और C2 हमारा आ गया थीटा नॉट, ये इसको यूज करेंगे। ठीक है, पुट C1 C2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, थीटा इज इक्वल टू C1 इज फॉर mx प्लस C2 ई रेज़ टू पावर माइनस mx, यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें डाल देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले लिख देता हूं मैं यार इक्वेशन नंबर 2, फिर कंफ्यूज हो गए नहीं तो तुम, C1 ई रेज़ टू पावर mx प्लस C2 ई रेज़ टू पावर माइनस mx। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ C1 और C2 की। ठीक है, तो C1 C2 की वैल्यू डालूंगा तो ये थीटा हो गया। ठीक है, C1 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 इंटू ई रेज़ टू पावर mx आ गया, प्लस C2 की वैल्यू डाल दी थीटा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस mx। ठीक है, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस mx। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द infinite long fin। ठीक है, so this is the equation that you have to remember, this is the equation that you have to remember also। ठीक है, this is for infinite long fin। okay, so this is for infinite long fin। इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए। ठीक है, ये आ गया, ये इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, देख लेते हैं उसको क्या बोला था हमने, 4 बोला था शायद, हाँ, तो 4 तक हो चुका है, तो इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 5। ठीक है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। इफ यू हैव अ इनफाइनाइट लॉन्ग फिन देन यूज दिस इक्वेशन। ओके, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर थीटा और थीटा नॉट की वैल्यू डाल दें टेम्परेचर के टर्म्स में, तो थीटा को हमने माना था, जैसा तुम्हें याद होगा, थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने माना था T माइनस T इंफिनिटी माना था थीटा को, और थीटा नॉट को क्या माना था, T नॉट माइनस T इंफिनिटी, वेयर T नॉट इज द टेम्परेचर एट द बेस। ठीक है, सो दिस विल बी T नॉट माइनस T इंफिनिटी e raised to the power minus mx। okay, so you can also write down like this equation as this, T minus T infinity divided by T naught minus T infinity is equal to e raised to the power minus mx। okay, so e raised to the power minus mx, this is the equation। that equation also you have to remember। अगर वो याद नहीं रख सकते हो तो ये भी ये याद रख सकते हो। 5 और 6 एक ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा बस रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि फिन से हीट फ्लो रेट कितना होगा। ठीक है, तो जो फिन से, देखो जो फिन से हीट फ्लो रेट होगा उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग, क्योंकि देखो फिन से जो हीट फ्लो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिन की, तो जो फिन से, देखो यहाँ पे जो फिन से हीट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली कंडक्शन के थ्रू ही, जो देखो यहाँ पे ये जो हीट आ रही है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, यही वाली हीट इसके सरफेस से कन्वेक्टिव के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। यही वाली हीट क्या हो रही है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है इसी हीट का, ये जो यहाँ पे हीट आ रही है। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि ये हीट कितनी आ रही है, तो वही हमारा हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्यू फिन कितना होगा, तो वैल्यू कोई तुमसे पूछता है तो क्यू फिन की जो वैल्यू है वो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, हीट फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट
from infinite long fin, we can calculate this value. ठीक है, how we will calculate? The q fin will be given as q fin will be given as minus k ac dt by dx एट x इजिकल टू 0। अब देखो ये क्यों लिखा हम, ठीक है, ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि फिन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जो फिन में हीट ट्रांसफर हमारा हो रहा है, मान लो कि ये तुम्हारा फिन है, ठीक है, और यहाँ पे तुमने इसको अटैच कर दिया, ये वो सरफेस है जिससे तुमने इस फिन को अटैच किया है। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि यहाँ से जो कंडक्टिव हीट आ रही है, ठीक है, एक कंडक्टिव हीट यहाँ इधर गई, ठीक है, और मैं बोलूँ ये पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिव हीट आई है इसका कुछ पार्ट तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर से इधर से निकल जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट पे भी यही होगा कि कुछ पार्ट इसका कन्वेक्टिव से निकल जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। तो अगर कितनी हीट टोटल ट्रांसफर हो रही है इस फिन से ये निकालनी हो, तो अगर हम ये निकालने की यहाँ से इंटर, ये जो x इजिकल टू 0 ही है, x इजिकल टू 0 पे कितनी हीट इंटर हो रही है इस फिन में, ठीक है, अगर हम ये निकाल लें तो यही हमारा क्या होगा, क्यू फिन होगा, ठीक है। क्यू फिन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो कंडक्टिव हीट यहाँ से इस फिन में एंटर कर रहा है, क्योंकि यही हीट बाद में क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है थ्रू द कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है क्यू फिन की वो तुम देख सकते हो, मैंने क्या लिखी है, फूरियर इक्वेशन से लिखी है क्यू फिन की वैल्यू। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्शन है हमारा, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू जो ये हीट इंटर हो रही है, दैट सेम हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन, ठीक है, टू द सराउंडिंग। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन हैज बीन रिटन। अब ये वैल्यू तुम्हें चाहिए, अगर यहाँ हम dt by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हम निकाल पाएंगे कि भाई कितनी हीट होगी इसकी, ठीक है। तो dt by dx तुम निकाल ही सकते हो क्योंकि जब t पता है तुम्हें, t की इक्वेशन ये रही, t की इक्वेशन अगर पता है, ये t की इक्वेशन लिखी हुई है t माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई ऑलरेडी तो इससे तुम dt by dx निकाल सकते हो, या इसको यूज कर लो, dt by dx निकाल लो इसके ऊपर की इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। तो dt by dx हमें निकालना है, ठीक है। तो dt by dx के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो टी इन्फिनिटिव का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टी नॉट भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। e रेज टू द पावर mx का जो डिफरेंशिएशन है वो ही यहाँ पे हमारा बचेगा, ठीक है। तो e रेज टू द पावर mx का जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर mx का जो डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे इसका अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 मिनट में लिख ही देता हूँ यहाँ पे, dt by dx से पहले मैं t लिख देता हूँ कि कहाँ से निकालेंगे dt by dx, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। t माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस mx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, dt बाय हमें चाहिए dt बाय dx चाहिए, तो dt बाय dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाय dx की जो वैल्यू है एट x इजिकल टू 0, बाद में हमें x इजिकल टू 0 भी इसमें पुट करेंगे, एट x इजिकल टू 0 चाहिए क्योंकि हमें, ठीक है। तो एट x इजिकल टू 0 के लिए इसको हम ले लेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस m आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही हो गया, फिर टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, और e रेज टू पावर माइनस mx का डिफरेंशिएशन हो गया, e रेज टू पावर माइनस mx का डिफरेंशिएशन तो वही हो गया e रेज टू पावर माइनस mx, ठीक है, और फिर माइनस mx को करेंगे तो माइनस m यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्वांटिटी तुम्हारी निकल के आएगी, ठीक है। और ये अब हमें क्या करना है, x इजिकल टू 0 पुट करना है, तो हम ये निकाल पाएंगे dt by dx एट x इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 0 डाल दो इसमें, तो x इजिकल टू 0 अगर हम डालते हैं, then you will get this quantity will become e raised to power minus m into 0, so e raised to power 0 which is nothing but 1, ठीक है। so this will become as m minus m t naught minus t infinity, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये है dt by dx की वैल्यू,
at x is equal to 0. ठीक है, so let me call this as equation number 7. सॉरी, इसको 8 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं. ठीक है, so put this dt by dx of equation number 8 into equation number 7. equation number 7 में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू. ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो फाइनल क्यू फिन की इक्वेशन आ जाएगी. तो क्यू फिन इज इक्वल टू आ जाएगा यूजिंग 7 and 8. ठीक है, 7 and 8 का यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो यूजिंग 7 and 8 यू विल गेट दिस एज क्यू फिन इज माइनस के ए सी. ठीक है, ये तो है ही. और डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू 0 हम निकाल चुके हैं. 8 नंबर इक्वेशन से डाल देंगे इसकी वैल्यू. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू जो है माइनस एम हो जाएगी. ठीक है, एक मिनट. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एम टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव. ठीक है, ये है टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव, यही आ जाएगी. ठीक है, तो माइनस और माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. एंड फाइनली यू विल गेट दिस एज k into AC into m t naught minus t infinity. Okay, now if we'll put the value of m हमने क्या माना था, m हमने इनिशियली ही माना था, m को हमने माना था क्या, रूट अंडर hp बाय k AC ये माना था. ठीक है, तो अगर m की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं मैं तो ये आ जाएगा k AC और m की वैल्यू को मैं डाल रहा हूं यहाँ पे. m की वैल्यू है हमारे पास रूट अंडर hp बाय k AC. ठीक है, t नॉट माइनस t इन्फिनिटिव. सो दिस इज q फिन. सो अगर थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, रीअरेंज कर दें बस, तो q फिन आ जाएगा. एंड q फिन यू विल गेट दिस एज रूट अंडर kc, यहाँ पे रूट में आ जाएगा ऊपर में. ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, PHK AC. और k देखो, k एक नीचे भी है ऊपर भी है, तो k ऊपर रूट में आ जाएगा PHK AC T नॉट माइनस T इन्फिनिटिव. ओके, so this will be your final equation or heat transfer through infinite long fin. ठीक है, this will be the equation that will be basically used. This will be the equation that will be used to calculate the heat transfer through the infinite long fin. Okay, so this is the equation for infinite long fin. Okay, this is the equation. So डेरिवेशन थोड़ा सा भाई लेंथी है. ठीक है, ये मैं भी मानता हूं. आगे अभी दूसरी डेरिवेशन जब हम करेंगे तो वो भी इसी तरीके से लेंथी होगी, लेकिन ये कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कर जाओगे डेरिवेशन. ठीक है, और इसका आता भी है डेरिवेशन, ये मैं तुम्हें बता दूं कि इसका पूछा गया है कई बार. तो अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दो. डेरिवेशन में अगर किसी को भी परेशानी हो, डेरिवेशन में नहीं समझ आया हो, थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं इस तरह के डेरिवेशन कराऊं तो टेक योर पेन एंड कॉपी सो दैट यू कैन फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. By just visualizing the screen, it is not possible to understand the entire derivation because there are lots of steps involved. Like it will have, as you see, it is more than 20 steps are there in this derivation. Okay, so if anybody have any problem regarding this derivation, then he can ask me. I will answer all the doubts. This is the derivation. I think it is visible to, यहाँ से बता, यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से. ठीक है, क्यू फिन निकाला है जो, ये देख लो. इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो. मेन प्रॉब्लम तुम्हें यही आएगी कि ये क्यू फिन कहाँ से आया सर, ये कैसे ले लिया. फिन से तो हीट कन्वेक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है, तो आपने ये कंडक्शन की इक्वेशन कैसे यूज कर ली. तो मैंने बता दिया, इनिशियली जो बेस से हमारा फिन में एंटर कर रहा है that is through conduction. So we have taken that x is equal to 0 पे जो हीट हमारी इंटर कर रही है फिन में, वही हीट हमारी डिसिपेट हो रही है. So we can find out that. कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लो भाई, एक बार देख लो ढंग से इसको.
टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को देखने का, इसको देख लो, ठीक है। So you have to remember basically two equations. Okay, one is this one, theta is equal to theta naught e raised to the power minus mx, and another one for the long fin is heat flow rate for the long fin, which is given by this last equation, the last one, that is PHKAC T naught minus T infinity. You have to remember this. Okay, so this is all derivation, all about derivation. I want to show this derivation in the PPT step so that if you identify any problem in any step, you can indicate there. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये लगाया था, ठीक है, इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ऐसे ही किया हमने भी, ये पीपीटी में दिखा रहा हूँ तुम्हें, जस्ट कि तुम बता पाओ कि सर इस वाली स्लाइड में दिक्कत है, ठीक है, कि यहाँ नहीं समझ में आया, जैसे ये लगाया, ठीक है, ऐसे ही हमने भी किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इक्वेशन हमारी आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी, ये वाली, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हमारा ये होता है, ठीक है, C1 e⁻x और C2 ये आई थी, ठीक है, फाइनल, तो ये सॉल्यूशन होता है, मैथमेटिक्स थर्ड में पढ़ा होगा तुमने शायद, ठीक है। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, तो बाउंड्री कंडीशन तो मैंने तुम्हें डिटेल में बता ही दिया कैसे आया है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन के बारे में तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया। ये इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए जो बाउंड्री कंडीशन ली थी, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव थीटा विल बी इक्वल टू t infinitive minus t infinitive because the t approaches to t infinitive. Okay, as you can see this is the long fin, ये जैसे फिन है, अब इसकी लेंथ इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे टी नॉट किसके बराबर पहुंच जा रहा है, टी इन्फिनिटिव, टी किसके बराबर पहुंच जा रहा है, टी इन्फिनिटिव के बराबर पहुंच जा रहा है, जब ये जो लेंथ है तुम्हारी ये इनफाइनाइट है। अगर ये लेंथ इनफाइनाइट ले रहे हो तो ये टी जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर प्रोफाइल है फिन में, ठीक है, तो ये टी इन्फिनिटिव के बराबर पहुंच जा रहा है अगर इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हो, ठीक है। वही एक कंडीशन यूज करी है और फिर उसके बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन थी वो हमें मिल गई है, ठीक है। वो फाइनल इक्वेशन हमें ये वाली मिली थी, ये थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर mx, या फिर ये जो इक्वेशन बताए थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस mx, दिस इज फॉर लॉन्ग फिन, ठीक है, वेरी लॉन्ग फिन, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। उसके बाद हीट ट्रांसफर रेट टू द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा वो हमने निकाला था, वो क्वांटिटी ये आई लास्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली है, ठीक है। सो इट एट एनी प्लेस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस डेरिवेशन, ठीक है, तो बता सकते हो। तो आज यहीं तक करेंगे, अब कल हम लोग दूसरा केस इसका करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट फिन का हमने केस कर लिया है, अब कल हम लोग एक दूसरा केस करेंगे जिसमें हम फिन की जो सरफेस है, जो टिप है, उसको हम इंसुलेटेड मानेंगे, ठीक है। एडियाबेटिक कंडीशन एट फिन टिप, मतलब कि जो फिन का टिप है उससे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वो वाला केस हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है मैंने तुम्हें बताई थी, ये वाली, ये सबके लिए सेम रहेगी। पहली बाउंड्री कंडीशन कोई भी इसमें केस लोगे तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को तुम डेरिवेशन अगर आ जाता है एग्जाम में और तुम करने जाते हो तो बार बार तुम्हें पहली बाउंड्री कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं। पहली बाउंड्री कंडीशन हर किसी के लिए सेम ही है। जो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करी है वो ये थी, देखो ये थी पहली बाउंड्री कंडीशन, टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन इक्वल टू टेम्परेचर एट द ऑफ द सरफेस। ये तो हमेशा ही रहेगा भाई, ठीक है। जो सरफेस का टेम्परेचर है, अगर x इक्वल टू 0 पे बात करें तो जो फिन का टेम्परेचर है x इक्वल टू 0 पे, वही सरफेस का भी टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पे। तो ये जो कंडीशन है ना, ये हमेशा वैलिड रहेगी, याद रखना। t इक्वल टू टी नॉट होगा एट x इक्वल टू 0, या थीटा इक्वल टू थीटा नॉट होगा एट x इक्वल टू 0। दिस बाउंड्री कंडीशन विल बी सेम ऑलवेज, दिस विल नेवर अल्टर। उसके बाद सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो वेरी करती है। ये जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है ये तुम्हारा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। जैसे यहाँ इनफाइनाइट फिन माना तो उसके लिए अलग बाउंड्री कंडीशन आ गई, अगर कुछ और मानते तो उसके लिए अलग बाउंड्री कंडीशन आती, ठीक है।